नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट बिहार की राजनीति पर खुला मंच। तो बिहार चुनाव सर पर है, तो आज हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति की जटिलताओं पर, रणनीतियों पर और आने वाले उनके चुनाव के फैसलों पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी और एक संदेश डिजिटल चैनल की एडिटर नाहिद जी और एक संदेश के समूह संपादक हमारे अशोक जी। तो हम आज राजनीतिक विषयों पर कम बात करेंगे और बिहार की जनता के भविष्य से जुड़े सवाल ज्यादा करेंगे। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, क्या बिहार की राजनीति में आज भी जातिगत मुद्दे सबसे आगे है या फिर कहीं आपको लगता है कि हमारा सुशासन या फिर हमारा विकास अपना कदम रखता है? हेमा जी, उत्तर प्रदेश और बिहार, खासकर बिहार, ये जाति समीकरण में राजनीति का सबसे प्रभावी प्रदेश रहा है। वो दौर आप याद करिए जब आरक्षण और राम मंदिर मुद्दा दोनों एक साथ 89, 90, 91, 92 चरम पर होता है। चाहे वो आडवाणी जी का रथ यात्रा हो, रथ यात्रा को उस समय तत्कालीन लालू यादव चरम पर थे, उसको रोकना हो, और दूसरी तरफ बीपी सिंह के नेतृत्व में या आरक्षण का लागू होना, और उससे पहले पूरे देश में, उसके बाद रिजर्वेशन को लेकर के जिस तरीके से छात्रों ने आंदोलन किया, उसका सबसे ज्यादा जाति समीकरण, जाति असर चुनाव में अगर कहीं उसका लाभ मिला तो वो बिहार को और उत्तर प्रदेश को मिला। देश की जो सबसे बड़ी पार्टी, या ये कहें कि देश की आज़ादी के बाद संगठन से पार्टी में बनी कांग्रेस, वो धीरे धीरे बिहार और उत्तर प्रदेश से खत्म होती गई, और स्थानीय नेता, चूंकि लोहिया आंदोलन से, चाहे वो लालू यादव हों, बिहार में नीतीश कुमार जी हों, या उत्तर प्रदेश में हम मुलायम सिंह की बात कर लें, या मायावती की बात कर लें, तो जाति समीकरण का सबसे ज्यादा असर अगर कहीं है तो बिहार और उत्तर प्रदेश में। जी नाहिद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आज से पहले सन 2014 से पहले, जब तक नीतीश कुमार जी की राजनीति से पहले जातिगत जरूर था चुनाव, लेकिन आज की जनता और आज के जो मॉडल जो वोटर हैं, वो सारी चीज भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर है। आप ये क्यों भूल रहे हैं मनोज जी? आज की जनता उस पर जातिगत पे कम होती है, लेकिन बेरोजगारी मेन मुद्दा यही है। इसीलिए वहां पर इस तरीके की हरकत, वहां पे जो अहिंसा हो रही है वो उसी को लेकर हो रही है। नो डाउट कि नीतीश जी की राजनीति बहुत अच्छी थी। वहां पे जो शहर से छोटे छोटे गांव जो जुड़े हुए थे, वहां पर वो लोग जातिगत पे करते थे, लेकिन शहर के जो मॉडल है, जो वहां के वोटर है, शहरी वोटर है, वो लोग आज के टाइम में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा को लेकर चल रहे हैं। आप ये क्यों भूल रहे हैं? जैसे नीतीश कुमार जी, मैम जैसे कह रही हैं, उसको हम एक क्वेश्चन पे लेकर के आते हैं। नीतीश कुमार जी का जो विकास मॉडल है, क्या आपको लगता है आम जनता की जिंदगी कहीं ना कहीं इसने बदला है? देखिए, शुरुआत वहां से करनी चाहिए कि किस राज्य की स्थितियां किस सरकार से पहले कैसी थी जी। क्योंकि 20 साल नीतीश कुमार को हो गए। नीतीश कुमार अगर मंच से या राजग गठबंधन मंच से कभी कोई सवाल करता है तो जवाब भी उन्हीं को देना है, और चाहे वो सड़क हो, विकास हो, शिक्षा हो, इस पर अब सवाल नहीं होना चाहिए, नीतीश को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उससे पहले की हम बात कर लें, क्योंकि लालू का जंगल राज, ये एक बड़ा परसेप्शन था, और इसी परसेप्शन के बदले वहां सरकारें बदली। लेकिन उस पर एक सवाल और हेमा जी उठता है। सवाल ये उठता है कि जब आप नीतीश जी लालू की पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, उस समय फिर ये वादे, ये नारे, ये आरोप प्रत्यारोप कहाँ चला जाता है? जबकि अभी आपने देखा होगा कि लगातार वहां यात्राएं चल रही, चुनावी यात्राएं चल रही। मैं आपके उस सवाल पे जाता था, अशोक भाई साहब इस बात से सहमत होंगे कि जातीय समीकरण का सबसे ज्यादा प्रभाव राज्य स्तर पर कहाँ पड़ा? तो अशोक जी? नहीं, बिल्कुल सही कहा मनोज जी ने, बिल्कुल सही कहा। देखिए, बिहार में, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये अन्य राज्यों से अलग है। यहाँ आप जाति समीकरण को नकार नहीं सकते हैं। और रही बात पहले की, जो राष्ट्रीय आरजेडी की जो सरकार थी, उसको जंगल राज जैसे मनोज जी ने कहा, लेकिन उसके बाद जब नीतीश जी आए तो नीतीश जी ने विकास बहुत किया। यहाँ तक कि आप उत्तर प्रदेश और बिहार से जो सटे जिले हैं, उस तमाम जिलों से देखेंगे सैकड़ों लोग बिहार में जाकर नौकरी पाएंगे।
तो नौकरी देने के लिए और विकास में नीतीश जी का तो कोई जोड़ नहीं है, पिछली सरकारों से ज्यादा किया। और रही जाति समीकरण की बात, तो वहाँ जो आरजेडी के पास यादव और मुस्लिम उनके साथ हैं, लेकिन जो वहाँ बड़ी संख्या में कुर्मी है वो भाजपा और नीतीश के साथ हैं, जो आज के चुनाव में है। और बिहार का पूरा सवर्ण भी भाजपा के साथ है, लेकिन प्रशांत किशोर जी भी इसमें एक कड़ी के रूप में आए हैं। जो बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण और भूमिहार वोट है उनको वो उस पर सेंध लगाएंगे। अब ये देखना है कि वो भाजपा के लिए कितना फायदा और कितना नुकसान होता है। मुझे तो अभी ये लग रहा है कि भाजपा के लिए वो नुकसानदायक है। अभी तक ये सब माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर जी मतलब बी टीम माने जा रहे थे बीजेपी के, तो क्या आप कहेंगे कि जो आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन बनकर आया है, प्रशांत किशोर जी अल्पसंख्यक या फिर भूमिहार वोट जो खींच रहे हैं, वो क्या बीजेपी खेमे में जा रहे हैं या फिर हमारे तेजस्वी यादव ले जा रहे हैं? देखिए, या प्रशांत किशोर जी अपनी एक अलग उसमें आ रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी पूरी भारत की राजनीति में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ न रहे हो। सबको उन्होंने सलाह जो भी करते हो, उन्होंने सर्वे का काम किया जिसको फायदा। कई बार लोगों ने कहा कि उन्हीं की वजह से सरकार बनी है, लेकिन अब उन्होंने अलग अपनी पार्टी बना के अलग लेकर चल रहे हैं। अब चूंकि वो सवर्ण जाति से हैं ऐसा बताते हैं, और वो उनका जो फोकस है, उनके साथ जो जुड़े हैं, जो युवा हैं, वो ज्यादातर ब्राह्मण और भूमिहार हैं। और ऐसा माना जाता है कि सवर्ण भाजपा के साथ जुड़े हैं, तो अब उनका और भारतीय जनता पार्टी में सवर्ण किसके साथ जाएंगे, तो नुकसान तो भाजपा का ही होगा जितने जाएंगे, और फायदा। लेकिन अब उधर है कि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी एकजुट महागठबंधन नहीं हो पाया है। तो अब इस सीटों के लिए जो राहुल जी मांग रहे हैं उस पे वो तैयार नहीं हो रहे हैं। तो अब ये देखना है कि पहले सीटों का बंटवारा हो जाए, फिर क्या सीटों के बंटवारे पे जैसे आते हैं, तो जैसे चिराग पासवान जी हैं, वो कह रहे हैं युवाओं के वोट खींच रहे हैं, दलित के वोट खींच रहे हैं, तो इसका असर कैसा जाएगा बीजेपी में, या फिर कहें तो उस पे जाएगा? देखिए, बिहार में 38 सीटें सुरक्षित हैं और 2 एसटी के लिए है, तो कुल 40 सीट वहां पे एक तरह से देखिए सुरक्षित है। तो उसमें पासवान जी को लग रहा है, जो चिराग पासवान जी के पिताजी, उनको मौसम वैज्ञानिक कहते थे, वो देखते थे कि जो पार्टी सरकार होती थी उधर जाते थे। तो अब इनको लग रहा है कि ये वहाँ मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा कोई समीकरण बन जाए तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने का प्रयास करेंगे। और भाजपा को भी लग रहा है कि इनको सीटें देने पे जो हमारी 40 सीटें जो सुरक्षित है उस पे हम जीत हासिल कर सकते हैं। मनोज जी, आपका क्या कहना है चिराग पासवान को लेकर? हेमा जी, दरअसल क्या है कि पूरी राजनीति 2014 में बार बार इसलिए कहता हूं कि मोदी जी जिस तरह जब 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ देश में आए और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जितनी सरकारें राज्यों में थी वो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी उसको जीतती गई और अन्य दलों की राजनीति या उनकी पार्टियां खत्म होती गई। और तो ये लगा था कि अब जो उपजात के छोटे दलों के नेता हैं उनका भविष्य खत्म होगा, अब लोग बड़ी राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा करेंगे। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो चाहे वह निषाद हो, राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, ये इससे ज्यादा स्थितियां बिहार में है। बिहार में अगर आप देख लीजिए तो मांझी, कुशवाहा, चिराग पासवान, तो ये अपने जात के नेता हैं। इनका 10-10, 12-12 विधानसभा क्षेत्रों में, 3, 4, 5 लोकसभा क्षेत्रों में बहुत खासा प्रभाव है, खासा असर है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए हेमा जी कि ये 282 और 303, 325 की सरकार नहीं है। अब ये सरकार के जो आंकड़े हैं दिल्ली में वो 240 के हैं। तो और जिनके दम पर आपकी सरकार गठबंधन में चल रही है उनको आप बहुत दबा देने की स्थिति में नहीं होंगे।
तो जब सीटों बंटवारों की बातचीत आएगी तो भारतीय जनता पार्टी अब अपर हैंड में बिहार में नहीं रहेगी, जबकि वो चाहती है। चुनाव बाद अगर उसकी मंशा की बात कर लें तो नीतीश कुमार के सीएम रहते उन्होंने 2 अपने डिप्टी सीएम दे दिए। और अभी तक एक सवाल और लगातार चर्चा में देखा होगा, मीडिया में चल रहा है कि साहब चुनाव बाद क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये कयास है, सरकार किसको बनती है, मैंडेट किसको मिलता है, ये एक बात के विषय है। नीतीश जी रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी भाजपा को तय करना है। कभी कभी तो लोग ये कहते हैं उनके बेटे के भविष्य को लेकर के बातचीत हो जाए, वो अपने पुत्र को चाहते हैं, जैसा कि सभी नेता जाने से पहले जानना चाहते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे गंभीर सवाल हैं, गंभीर मसले हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, देश में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, दूसरी तरफ राहुल की यात्रा और उत्तर प्रदेश में लोकसभा के अप्रत्याशित परिणाम, इसने भी कांग्रेस की स्थिति को देश में मजबूत किया है। तो अब चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ में जो भी समझौता करेंगे सीटों को लेकर के, अपने अपर हैंड को लेकर करेंगे। जी, जैसे राहुल गांधी की अभी यात्रा हुई, उसमें जो तेजस्वी यादव का एक अलग ही रूप देखने को मिला, वो क्या लगता है कि आने वाली राजनीति में एक नया चेहरा, एक विकल्प बन के आए हैं, या फिर वो अभी भी अपनी विरासत के साये में है? देखिए, इसका जवाब मैं देना चाहूंगी, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी पुरानी सरकारों से कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट है, जिसकी वजह से वो तेजस्वी यादव जी को ज्यादा अहमियत दे रही है। और क्योंकि वो युवा है, युवा की परेशानी को समझ सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस वक्त वहां पर जो बाढ़ है सब, और वो सड़कें हैं, ऐसा नहीं है, छोटे छोटे जो शहर जुड़े हुए हैं बिहार से, उन लोगों ने उस नीतीश कुमार यादव जी की सरकार से उसका फायदा मिला है। लेकिन उसके बावजूद जो बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होता है, आदमी एजुकेशन हासिल करने के बाद फिर वहीं पे बैठा हुआ है, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि युवा पीढ़ी है हमारी, हम युवा हैं, वो भी युवा है, तो वो हमारे दर्द को ज्यादा समझ सकते हैं। इसी की वजह से वो जो है तेजस्वी यादव की तरफ ज्यादा खींच रहे हैं। जैसा कि नाहिद जी ने कहा कि बिहार में बाढ़, गरीबी और बेरोजगारी कितना प्रभावशाली है और राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को कितनी तेजी से उठा रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बाढ़ जो है ना, बाढ़ ये सब इसको दैवीय आपदा कहते हैं। तो दैवीय आपदा तो कभी भी आ सकता है। तो उसमें जो वहाँ की सरकार ने जो किया है, वहाँ के लोग सराहना कर रहे हैं। और नीतीश के राज में सड़कें वहाँ की बहुत अच्छी बनी है। और रही बात रोजगार की, तो रोजगार देने में जैसा मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से भी वहाँ लोग रोजगार पाए हैं। लेकिन सबको रोजगार देना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। लेकिन पिछली सरकारों की तुलना में ये सरकार, वहाँ के लोग, वहाँ के युवा कहते हैं कि रोजगार देने में ठीक है। और रही बात तेजस्वी जी की, हाँ, तो उनका देखिए, उनके परिवार में ही एकजुटता नहीं है। परिवार में ही उनके भाई अलग हैं, वो अलग हैं, तो इसका भी उनको थोड़ा असर पड़ेगा। और जब राहुल गांधी की यात्रा में उनसे पूछा गया कि आपकी तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा गठबंधन में, तो वो कोई नाम नहीं बताए। तो इसका भी थोड़ा भाजपा इसको मुद्दा बना करके और ये कह रहे कि जब उनके यहाँ नाम ही तय नहीं है तो फिर आगे क्या करेंगे वो। और सीटों के बंटवारे में भी दोनों अभी एक मत नहीं हुए हैं। राहुल गांधी जितनी सीटें मांग रहे हैं, तेजस्वी देने को तैयार नहीं है। तो अभी देखिए कि चुनाव की डेट आने के बाद अभी सब तय होगा। और ये दोनों मिल करके चाहते हैं कि भाजपा सरकार में ना आए। इसके लिए जो भी होगा एकजुट होकर ये काम करेंगे। मनोज जी, आप सहमत हैं? दरअसल हेमा जी, 2005-2004 या ये कहिए कि लालू प्रसाद यादव के बाद विगत 20 सालों में बिहार में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। नीतीश के नेतृत्व में सरकार तो बनती रही, लेकिन कभी नीतीश भाजपा के साथ थे तो कभी नीतीश लालू के साथ थे। और तो जो बाकी सारे आरोप नीतीश लगा करके लालू से सरकार उनको मिली, वो सारे आरोप उसी दिन खत्म हो जाते हैं जिस दिन उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। अब हम थोड़ा जाएंगे पीछे। हम अगर 2021 के चुनाव को याद करें, जब पिछला विधानसभा चुनाव था, कोविड धीरे मतलब उस समय चरम पे था
कोविड के बाद बहुत सारी स्थितियां देश की, पूरे विश्व की बदली हुई थी। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता है, लेकिन सीटों में बढ़ोतरी तेजस्वी यादव की इस स्तर पर हुई थी कि अगर वो समर्थन देंगे तो सरकार बन सकती है नीतीश की। कई सीटें ऐसी, लगभग 27 सीटों का परिणाम ऐसा था जिसमें 5,000 से 10,000 तक के वोटों के अंतर थे। अगर वो 27 सीटों पे 5 से 10,000 वोटों के अंतर नहीं होते तो सरकार वहां पे एनडीए की नहीं बनती, बल्कि पूर्ण बहुमत के साथ में वो बनती तेजस्वी की। तेजस्वी काफी परिपक्व हुए हैं, संगठन के साथ साथ सरकार भी चलाने का उनको अनुभव हुआ है। और जहां तक रही बात बेरोजगारी के मसले को लेकर के, जितना बेबाक टिप्पणी तेजस्वी लगातार करते रहे हैं चुनाव से पहले 2021 में, उतनी ही बेबाक टिप्पणी अभी भी, अगर आप उनको परसों की उनकी यात्रा पर जाएं तो उन्होंने कहा है कि जिस सासाराम से या मोकामा की बात कर लें, जहां बंदूकें बढ़ती थी, हम वहां से कलम बांट रहे हैं। वो अलग बात हो गई कि जब कलम की बात करते हैं तो लोग उन पे सवाल उठाते हैं कि साहब कलम की बात कर रहे हैं लेकिन 9वीं फेल या 9वीं पास है, इस तरीके के सवाल होते रहते हैं। और जैसे भाई अशोक जी ने एक बात कही कि जब परिवार में ही फूट हो, बिल्कुल ठीक बात है कि लालू यादव को अपने जब दोनों पुत्रों में चुनना हुआ तो उन्होंने भी तेजस्वी को नेता चुना, और इसकी स्थिति आई कि दूसरे बेटे को हर तरीके से उनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। जी, उत्तराधिकारी उन्होंने अपने बेटे को जिसको दिया, वहां की जनता उसके साथ। जी हाँ, तो ये कह सकते हैं ना कि उनको लगा कि हमारा ही बेटा। तो हर घर में ये होता है, सिर्फ ये तेजस्वी यादव या लालू जी के यहाँ ही नहीं, हर घर में अगर 2-4 बेटे हैं तो कोई एक ज्यादा परिपक्व होता है, और माँ बाप को लगता है कि हमारे ना होने पर या हमारे पीछे ये घर को संभाल सकता है। उसी तरह अगर लालू जी ने तेजस्वी को चुना तो क्या गलत किया? लेकिन उन्होंने चुना, और जो दूसरे बेटे उनके तेज प्रताप हैं, हाँ, वो जनता में उनकी कोई पकड़ नहीं, वो पकड़ नहीं है। जिस तरह से बेबाक होकर तेजस्वी जी बोलते हैं, वहां की जनता की परेशानियों को सामने रखते हैं, मुद्दा क्या है, उस पर उनको क्या चाहिए, जनता क्या सोच रही है, जनता को क्या चाहिए, वो बोलते हैं। इस वजह से जनता उनके साथ है। आज जैसे आज का बड़ा सवाल ये कि जीतन राम मांझी जैसे नेता जो किंग मेकर भूमिका निभा रहे हैं, उनका आज बिहार की राजनीति में क्या असर है, कि वो स्थिरता ला रहे हैं या फिर उलझन? क्या कहेंगे मनोज जी, बताइए। दरअसल जीतन राम मांझी अपने समुदाय के, अपने जात के, अपने बिरादरी के नेता होते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब नीतीश पर आरोप हुए तो नीतीश को सबसे कमजोर कड़ी जीतन राम मांझी लगे, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। आपको लगता है कि कमजोर कड़ी है, लेकिन जब आदमी को पद प्रतिष्ठा और सम्मान या शासन चलाने का मौका मिलता है तो वो कमजोर कड़ी बहुत मजबूत कड़ी बनती है। हम लोगों ने वो दौर भी देखा हेमा जी कि दोबारा नीतीश जी को मुख्यमंत्री का पद लेने के लिए या उनको हटाने के लिए नाको चने चबाने पड़े। वो तो ये कहिए कि पार्टी इनके पूरे कब्जे में थी, अन्यथा ये मुख्यमंत्री नहीं बनते। इस बात को नीतीश जी बेहतर ढंग से जानते हैं। और उसके बाद वो जब हटे तो लगातार नीतीश जी का विरोध करते रहे। इसका जीता जागता उदाहरण अभी आपने देखा होगा झारखंड में। थोड़े दिन के लिए जब जेल यात्रा हुई मौजूदा मुख्यमंत्री की, तो उन्होंने भी अपने कमजोर कड़ी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो भी उसी परिस्थिति में उनको झेलना पड़ा बाद में कि फिर उनको निकालना पड़ा या विरोध हुआ। अब हम आपके सवाल के जवाब पर आते हैं। देखिए, जाति समीकरण जब उपजात और अपने निजी स्थानीय समुदाय के नेता जब सीटों को प्रभावित करने लगे तो वहां होती बार्गेनिंग, और क्षेत्रीय दल बार्गेनिंग के सबसे बड़े उदाहरण आज से नहीं, देश की आजादी के बाद हमेशा रहे। कांग्रेस जब देश में कमजोर हुई, चाहे वो केंद्र में चाहे वो राज्य में, ये एक अलग बात होगी। ये बात की जाती है अगर सामूहिक दल की सरकारें बनेंगी, सबका अपना पक्ष रखा जाएगा तो विकास ज्यादा होगा, बातें ज्यादा होती, लेकिन ये विकास और ये बातें सिर्फ नेताओं तक ही सीमित होती हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहे, जिनकी 13 दिन की 13 महीने की और 1 वोट से सरकार गई। आज मायावती की देखिए, मैं इसलिए कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में मायावती समाप्त हो गई, लेकिन मायावती को जब मौका मिला था तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी गिराई थी। तो इतिहास कभी आपको छोड़ता नहीं है, और ये सब सारी चीजें सबको याद रहती हैं। तेजस्वी की मैं तारीफ करूंगा, तारीफ इसलिए करूंगा कि एक तरफ जहां तेजस्वी जंगल राज को लेकर के, चारा घोटाले से लेकर के लगातार आरोप विपक्ष का सहते रहे, देखते रहे, बर्दाश्त करते रहे, लालू प्रसाद यादव जेल में रहे, उसके बावजूद पार्टी को खड़ा करना,
पार्टी को लेके चलना और मजबूत विपक्ष की भूमिका में एक परिपक्व नेता। मैंने कई बार सदन में संचालन में देखा हुआ है कि देखिए नीतीश जी बहुत मचे हुए नेता है और ये छात्र नेता से होकर के ये इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं, लोहिया आंदोलन में से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे, तो इनकी परिपक्वता में कोई कमी नहीं। उसके बावजूद अगर नीतीश तेजस्वी जैसा युवा आपको सदन से लेकर सड़क तक हिला कर रख देता है तो उसकी काबिलियत में कोई कमी नहीं होती है। दूसरी बात भविष्य की बात है, पीढ़ी परिवर्तन, समय परिवर्तन, यही आपके राहुल गांधी थे जब 54-49 सीटें इनकी आई थी तो पूरे देश में इनकी किस तरीके की इनको विपक्ष पद नहीं दिया गया है, जबकि विपक्ष नेता विपक्ष पद कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। आखिर अंततः जनता ने इनको 100 सीटों तक पहुंचाया। और सबसे बड़ा बदलाव इनका है जब इन्होंने यात्रा शुरू की आप रामेश्वरम से, तो राहुल की स्वयं की पर्सनालिटी में और लोगों के जान पहचान में एक मेच्योरिटी आती है। तो मैं नहीं मानता इस बात को कि तेजस्वी देखिए, और मैं अशोक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, नाहिद जी के सवालों से भी सहमत हूँ। ये जब सीट के बंटवारे होंगे, सीट के बंटवारे तय करेंगे कि किसको किसकी बहुमत मिली, चूंकि बहुत जगह ऐसा होता है। यही 2022 के चुनाव अखिलेश यादव बुरी तरीके हार गए और 2024 में देखिए 37 सीटें ले आए। अगर उसको हम कैलकुलेट करें तो पूर्ण बहुमत बनती विधानसभा में। जी और देखिए अभी जो वहाँ का विधानसभा चुनाव वो नवंबर जी संभवतः होगा, तो नवंबर से पहले जितनी छोटी पार्टियां हैं वो किसके साथ जाएंगी ये भी आप नहीं कह सकते। तो उसके बाद जो सीटों के बंटवारे के बाद और चुनाव जब नामांकन कर देंगे लोग, तब वहां तय होगा कि कौन पार्टी किसके साथ है, क्योंकि कई छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनसे दोनों संपर्क में हैं और किसको कितनी सीटें, एक सीटें भी कहीं इधर मिल जाती है तो वो उसके साथ चले जाएंगे। तो ये अक्टूबर में पता चलेगा कि कौन किसके साथ है। जैसे कि अभी खास मुद्दा चल रहा है ओवैसी का, वो कहा जा रहा है कि गठबंधन में जाना चाह रहे हैं, पर उनको तेजस्वी यादव मतलब कहेंगे कि वहां से लेना नहीं चाहते हैं, क्यों और क्यों जाना चाहते हैं ओवैसी? देखिए पिछली बार की टीस अभी तेजस्वी जी को भूली नहीं है। तेजस्वी जी को ये लगता है कि ओवैसी अगर उनके विरोध में नहीं वहां होते, ओवैसी को सीटें और वोट अगर बिहार में उतना नहीं मिलता तो शायद उनकी सरकार बन जाती। और दूसरी बात, जैसे भी नाहिद जी और अशोक भाई साहब ने एक बात कही, मैं इन दोनों लोगों की बात से सहमत हूँ, जाति समीकरण। ओवैसी किसका वोट काटेंगे? बिहार में एमवाई समीकरण कभी दूर नहीं गया है और उस एमवाई समीकरण के ऊपर मुस्लिम यादव से ऊपर जैसे ही वोट अन्य जातियों का जिस भी पार्टी को अगर लालू यादव को मिलता तो पूर्ण बहुमत की सरकारें वहां चला चुके हैं जी। मतलब ये तो एक अलग सी बात रही कि ये जब इनके ऊपर केस हुआ और जेल जाने की नौबत आई तो इन्होंने राबड़ी देवी को वहां मंत्री बनाया, लोगों ने वो भी देखा हुआ है। तो उस मुस्लिम यादव के समीकरण में अगर कोई सेंध लगाता है तो कौन लगाएगा? भाई राहुल गांधी तो इनके साथ हैं, ओवैसी इनके साथ होंगे, लेकिन ओवैसी कितनी सीटें मांगते हैं, उनकी क्या शर्तें होती हैं, क्योंकि ओवैसी के बारे में बात और भी कही जाती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, कि ओवैसी जहां जहां जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी काम करते हैं और विपक्ष को नुकसान करते हैं। एक वजह और भी है मनोज जी, जैसा कि लोग कहते हैं कि ओवैसी जो है बी पार्टी है, बीजेपी की, एनडीए की बी पार्टी है, इस वजह से भी राहुल जी और तेजस्वी यादव जी उनको अपनी पार्टी में गठबंधन में नहीं ले रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये पलट जाए। तो अशोक जी आप कुछ कहेंगे? नहीं, जैसा आप दोनों ने कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका जो फैसला होता है वो ऐसा ही होता है कि मुस्लिम वोट कैसे कटे और भाजपा को फायदा हो। जैसा मनोज जी ने बताया, तो अभी तक का जैसा वो करते आए हैं और इसमें उनको कई जगहों पे कई सीटें मिल गई है, तो इसमें दोनों का फायदा हो रहा है, भाजपा का भी और ओवैसी का भी। तो जैसे ओवैसी आते हैं महागठबंधन में तो पूरा राजनीति फिर पलट जाएगी, क्योंकि उनके अल्पसंख्यक के वोट जो है उनकी तरफ चले जाएंगे। यदि आते हैं तो पूरी पलट जाएगी। मनोज जी आप क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल ओवैसी के आने में वही स्थितियां होगी जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ चंद्रशेखर रावण आए जी। चंद्रशेखर रावण सांसद हुए, लेकिन अगर आप उनके पहले उनके रणनीति, उनकी यात्रा, उनके बयान, उनके उस तरीके कटु बयान,
तो कुछ ऐसे नेता होते हैं जो आपके साथ रह करके ही आपका काम लगाते हैं। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अखिलेश जी किस हद तक चंद्रशेखर जी को राजनीतिक या मंचों पे बाकी जगह झेलते हुए तो अखिलेश जी जाने। वही स्थिति ओवैसी की है। ओवैसी आप याद करिए 2014 से पहले ओवैसी को मुझे नहीं लगता कि हैदराबाद की 2, 4, 5, 10 सीटों के बाहर कोई जानता भी होगा। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में देश में आती है, वैसी फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, या आप ये कह सकते हैं कि जहां जहां मुस्लिम समीकरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, वहां वहां ओवैसी का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, लोग उनसे जुड़े। तो कभी कभी वोट पाने से ज्यादा वोट काटना काम करता है। तो आप वोट कटवा भी कह सकते हैं, वोट काट कर भी भाजपा का फायदा करते हो और किसी दूसरे का नुकसान करते हैं। तो इसलिए अगर महागठबंधन इनको लेता है तो बहुत लंबा लेकर के चल नहीं पाएगा, अंततः होगा वही, क्योंकि सर्वाइवल की बात है। सर्वाइवल वो चाहिए तो सबको वोट। अगर तेजस्वी से वोट खिसकेगा और ओवैसी को मिलेगा तो ओवैसी बिहार में खड़े हो जाएंगे। यूपी में अगर अखिलेश यादव को वोट नहीं मिलता, मुसलमान और यादवों को, और किसी दूसरे को मिलता है, तो जब देखिए मायावती क्यों समाप्त हुई। मायावती इन्हीं सब चीजों से समाप्त हो गई ना। जातीय समीकरण की पार्टियां जिस भी क्षेत्र में और जहां भी हैं, उनका यही असर होता है। वामपंथ को आप देखिए, बंगाल में जो समीकरण वामपंथ था, उसी वामपंथ समीकरण पे अपने आप को टीएमसी ने खड़ा किया और लगातार उनकी सरकारें बनती जा रही। तो ओवैसी को सांप छछूदर वाला हाल है। अगर लेंगे तो फिर सड़ जाएंगे, नहीं लेंगे तो निकलेंगे अंधा होने वाली स्थिति। तो बिल्कुल यही एग्जाम्पल उनको सेट पड़ता है जी। जैसा मनोज जी कह रहे थे, उसी तरह अपने उत्तर प्रदेश में पहले सपा बसपा की पलटा सरकार बनती थी। पहले सपा बनती थी, फिर बसपा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक पीस पार्टी अयूब की थी, उसको लाए, मतलब उसको तो पीस पार्टी ने इतना यहाँ मुस्लिम वोट पाए कि भाजपा जीतने लगी। तो उसमें पीस पार्टी के कई विधायक हो गए। तो उसी तरह उनकी भी स्थिति है वैसी की भी देश में। तो यहाँ पे सब लोग पीस पार्टी को समझ गए, अब पीस पार्टी खत्म हो गई। अच्छा, इस मुद्दे पे आके ये कहेंगे कि क्या मतलब कि बिहार की राजनीति में इतनी गर्मागर्मी चल रही है कि खुद गृह मंत्री को वहां जाकर के बिहार में चुनाव के लिए सबको इकट्ठा करके अपनी चुनावी रणनीतियां साझा करनी पड़ी। क्या कहेंगे आप? इतने दौरे क्यों अमित शाह लगा रहे हैं? क्या बिहार की राजनीति में लग रहा है कि तेजस्वी यादव आगे जा रहे हैं? हेमा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अन्य पार्टियों से इसीलिए तो इतर है। कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी के तरीके राजनीति करती तो शायद वो सत्ता से बेदखल नहीं होती। आपने शायद देखा होगा कि बिहार तो राज्य का चुनाव है। जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था हैदराबाद में, तो वहां भी जाकर के रैली और मंच का संबोधन और पार्टी कार्यकर्ताओं की रणनीति में देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे। तो माइक्रो लेवल का जो प्रबंधन है वो आज से नहीं, 2001 से 2002 से, जब से मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, फिर देश में प्रधानमंत्री हुए, तो राजनीति की पूरी दशा दिशा गठबंधन की बदल गई। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहे राज्य को हो, चाहे वो आप अभी देखिएगा आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव शुरू होंगे, तो जो चुनावी प्रबंधन हो सकता है कि ट्रेंड करके उसके नीचे बहुत सारे लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं जवाबदेही और रिपोर्टिंग अमित शाह को होती है। अमित शाह इस मामले में एक लंबा समय हो गया, नॉन कांग्रेसी सरकार लगातार तीसरी बार देश पे बने, और उसके प्रबंधन का श्रेय अगर नेता मंच पे मोदी जी हैं, तो मंच के पीछे रणनीति में अमित शाह के नाम को कोई भूल नहीं सकता है। तो ये उसी का एक हिस्सा है। आप इसको इसलिए अंततः चुनाव जीतना है बाय हुक एंड क्रुक। तो अभी एक नहीं, आपको सैकड़ों रैलियां दिखेंगी, सैकड़ों रोड शो दिखेंगे, जिसको अमित शाह और मोदी या बाकी उनके टॉप लीडरान करेंगे। और ये इसको मैं बुरा नहीं मानता हूं। चुनाव जीतने के लिए, चुनाव अगर आप जीतेंगे आपकी सरकार बनेगी, सरकार आपकी बनेगी तो आप अपने पार्टी देश के लोगों के लिए काम करेंगे, संविधान में चीजों को ठीक करेंगे। तो सरकार में रहना जरूरी है, इसलिए चुनावी प्रबंधन भी जरूरी है। जी बिल्कुल मनोज जी बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये जहां भी चुनाव होता है और जितने चरणों में होगा, जैसे मान लीजिए 3 चरण में हुआ और पहले 10 जिले में पहले चरण का हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उन 10 जिलों के चुनाव में पूरी ताकत झोंक देते हैं। इसके बाद दूसरे चरण में हुआ तो वही नेता फिर वहां झोंक देते हैं। तो ये सब जो अमित शाह हैं उन्हीं के नेतृत्व में ही सब होता है।
और अभी से ही उत्तर प्रदेश के तमाम जातियों के नेता बिहार में भेजे गए हैं, वहां के प्रभारी बना करके। और एक एक विधानसभा वार वो नेता है जो जा करके जहां जिस जाति के सबसे ज्यादा नेता हैं वो उत्तर प्रदेश में उस जाति के उस व्यक्ति को वहां पे प्रभारी बना के भेजा गया है। तो इस तरह का ये जो पीछे से संघ है, उस संघ की भी भूमिका बहुत अच्छी रहती है। उनके लोग भी भाजपा जीते इसके लिए सारा प्रयास करते हैं। तो जैसा मनोज जी ने बताया बिल्कुल सही है कि वो भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरे एन के प्रकार से जीतने के लिए पूरा प्रयास करती है। जितनी अच्छी रणनीति बीजेपी की होती है चुनाव को लेके, राजनीति को लेके, और शायद हर काम मोदी जी नहीं करेंगे, उसके पीछे जो भी करना होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरा एक ग्रुप जिसको कहते हैं ना लीडर डील करता है, कहाँ पे पूरा ग्रुप जाएगा, क्या करेगा, वो सारी चीजें जो तो अमित शाह जी ही करते हैं। शायद इसीलिए उन्हें चाणक्य कहते हैं। तो उनकी जो डीलिंग जो होती है रणनीति चुनाव को लेकर, राजनीति को लेकर, वर्ग को लेकर, वो बहुत परफेक्ट है। शायद इसी वजह से वो हर जगह जीत भी हासिल करते हैं। मनोज जी, जैसे विदेश यात्रा करने के बाद मोदी जी बिहार यात्रा में पहुंचे और उन्होंने अपनी मां को दी हुई गाली का एक मुद्दा बनाया, और वहीं पर उन्होंने जो बातें कही उससे जो राजनीति में असर आया है, और वो राहुल गांधी की यात्रा को मतलब क्या कहेंगे आप, उसको धूमल कर दिया या फिर आगे गई है, या फिर उनका ये जो माता के प्रति उनका था रोना, ये सही कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जब आप सर्वोच्च पद पे हो और आपका सब कुछ बिक रहा हो, मोदी जी देश की राजनीति में बतौर प्रधानमंत्री पूर्व के प्रधानमंत्रियों से बेहतर मौके को, जगह को, समय को कैश कराना, वोट में बदलना उनको बखूबी आता है। क्योंकि उनकी माँ पे सवाल अभी से नहीं है। अच्छा, मैं सवाल के साथ एक बात और शेयर करना चाहूँ। क्या आपको लगता है कि जिस परिवार में या जिसका बेटा लगातार 13 साल 12 साल मुख्यमंत्री रहा हो, 7-8 साल प्रधानमंत्री रहा हो, और वो जब अपने घर जाते हैं तो आप कभी गौर करते हैं कि कितने साधारण से वो 200 रुपए की कुर्सी, फिर उस तरह के खाना, सारी चीज़ें। देखिए हेमा जी, मैं इस बात को बृहद, आपने वो भी देखा होगा, मोदी जी अगर गुजरात जाएंगे तो गुजरात भाषा में बात करते हैं, बिहार जाएंगे तो बिहार की वो जो सबसे लोकल पॉपुलर बाटी चोखा से लेकर के मखाना से लेकर के लगातार आपने सुना होगा, और उसी भाषा में बात करते हैं। आसाम जाएंगे तो वहाँ की जो असमी भाषा से लेकर, बिहू से लेकर वेलकम स्पीच, वो अलग बात की बात, तो फिर हिंदी में आ जाते हैं। और बंगाल का चुनाव तो उनकी दाढ़ी बनाकर, दाढ़ी इतनी बढ़ गई थी, उन्होंने उसको बढ़ाया था कि वो वहाँ के मतलब जो सब रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे उनका लुक हो वैसा दिखे। तो ये मोदी जी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब रही बात जो संवेदन, आपने एक सवाल किया माता जी को लेकर के, माता जी पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप अभी नहीं हुए थे, जिस समय नोटबंदी हुई तो लाइन में लगे थे तब भी यही सवाल हुआ था। लेकिन उस सवाल से कितने लोग कन्विंस होते हैं, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। मान लिया हम आप पे कोई सवाल करें, राहुल जी कितने सवाल खड़े करते हैं मोदी जी पर, इसका जो आकलन है वो होता है चुनाव में कि जनता आपसे कितनी बार कितनी कन्विंस है, कितनी आपसे कन्विंस नहीं है। अगर मोदी जी की इन सारी बातों के बावजूद, इन सारे रूपों के बावजूद, इन सारे सवाल जवाब के बावजूद अगर उनकी सरकार बनती है, पूर्ण बहुमत में आती है, तो सारे सवाल धुल जाते हैं। वह दूसरी तरफ राहुल, देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, राहुल जी की तारीफ में किस मामले को, जिस परिवार से, जिस बैकग्राउंड से, जिसके घर में नाना, दादी, पिता और सुपर पीएमओ के रूप में यूपीए गठबंधन में 2004 से 14 सरकार रही हो, और 2014 से लेकर के 2025 तक लगभग वो 60-70 चुनाव हार चुके हैं, उसके बावजूद इतनी मजबूती से विपक्ष में खड़े रहना, और एक युवा के लिए, और वो युवा जिसकी 50, 60, 70 साल से सरकारें रही हो, पंडित नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू या बाकी लोग जो देश की आजादी से पहले भी समृद्ध थे, विदेश से पढ़ के आए थे, यहाँ लोग एक चुनाव हारते, 2 चुनाव हारते और छोड़कर के भाग जाते हैं। लेकिन ठीक है, ये जनता निर्णय होती, लोकतंत्र है, कौन किसको चुनता है, कौन किसको नहीं चुनता। और लोकतंत्र के बारे में भी आज के डेट में बिहार ही सबसे बड़ा सवाल है। वहाँ SIR में वोट रहेगा, वोट जाएगा, कौन बचेगा, कौन नहीं जाएगा, अब किस 330 स्क्वायर फीट के मकान में 500 वोटर हो जाएंगे, वाट एवर, जो भी सवाल, आप चूंकि पत्रकार हैं, आप बेहतर इस बात को समझ सकती हैं। लेकिन इन सवालों को, इन
पत्थरों को झेलते हुए राहुल अगर इस तरीके से अग्रसर है और आगे बढ़ रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी बार बार क्यों कहता हूं, मोदी जी के प्रबंधन के नेतृत्व में राहुल खड़ा होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे किले ढह गए। कभी कोई सोच, अशोक जी लगभग 35 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति को भली बात बखूबी समझते हैं। इन्होंने देखा होगा BS4 और कांसीराम का आंदोलन से मायावती खड़ी हुई। हेमा जी, कोई सोच नहीं सकता था कि मायावती के बिना उत्तर प्रदेश में कभी कोई सरकार सोच भी सकता है, या सरकार होगी या विपक्ष होगी। लेकिन लोकतंत्र है, कब कौन रहेगा कब कौन चला जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। देखिए, इस बारे में मैं बोलूंगी कि देखिए, किसी की भी माँ को अनाप शनाप कहना गलत तो है ही है, लेकिन मोदी जी में वो टैलेंट है। अगर शायद चुनाव ना होता तो मुझे लगता है कि ये बात इतनी ना बढ़ती। चुनाव था, इस वजह से इस बात को इतना ज्यादा हवा दे दी गई कि हाय उनकी माँ को कहा गया। यही चीज राहुल जी में वो टैलेंट नहीं है, उसको उन्होंने जो कैश करा लिया। अगर ये जीत जाते हैं तो लोग, आने वाली जनता यही कहेगी कि माँ को आगे करके ये इन्होंने इसको मुद्दे को कैश करा लिया। राहुल जी में ये टैलेंट नहीं अभी है। और दूसरी चीज कि उनकी माँ को भी तो कहा गया, क्या नहीं कहा गया, लेकिन उस वक्त क्योंकि चुनाव नहीं था तो मुझे जो लगता है इस वजह से उस बात को इतना हवा नहीं दी गई। कह सकते हैं अशोक जी? नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, माँ को किसी की जो अपने भारत की जनता है वो बर्दाश्त नहीं करेगी किसी की माँ को कुछ कहा जाए। और इससे पहले पिछले चुनाव में मोदी जी के लिए नीच राजनीति की बात उठी थी कि मोदी जी नीच राजनीति करते हैं, तो उसमें भी नीच को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया था, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को फायदा भी मिला था। तो उसमें जैसा कि मनोज जी ने कहा था कि एन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए हर प्रयास करती है, तो उसमें कर रही है। वोट अधिकार यात्रा जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने साथ में निकाली, उसमें उन्होंने मुद्दे निकाले। पहले उनका मुद्दा शुरू हुआ बेरोजगारी, शिक्षा और बाढ़, लेकिन उनका मुद्दा आगे बढ़ते बढ़ते वोट चोरी पे आके रुक गया और फिर उसी से चलता रहा। क्या कहेंगे, इसका असर क्या पड़ा? देखिए, मैं अशोक जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा और आपके सवाल को भी लूंगा। सबको एक नारा याद होगा, मैं भी चौकीदार। चौकीदार चोर का भी नारा हम लोगों ने देखा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। उसके बाद स्थितियां हुई कि देश के जितने चौकीदार थे उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। अब बात इतने निचले स्तर तक की गई कि चाय वाला PM और फिर मैं भी चौकीदार। आप देखिए, वो चौकीदार नारा वहीं खत्म हो गया, चुनाव जीते, बात खत्म, चौकीदार गायब। अब चूंकि फिर आ गया वोट चोर। भारतीय जनता पार्टी का एक तथ्य है, उनका ये कहना है कि साहब आप कहते हैं कि वोट चोरी हुई है, तो वोट चोरी दूर कैसे होगी? वोटर लिस्ट को ठीक करके। और वो वोटर लिस्ट ठीक कौन करेगा? वो करेगा चुनाव आयोग। अब आप कहते हो साहब चुनाव आयोग भी चोर है। और ये परस्पर एक सिक्के के दो पहलू वाली बात है। जब भी तथ्यों पर, मैं तथ्यों की बात इसलिए करूंगा हेमा जी, तथ्य आधारित सवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल शुरू करते हैं तो उसका जवाब कभी भारतीय जनता पार्टी देती है और कभी ज्ञानेश जी देते हैं चुनाव आयोग। तो लोग ये भी मानने लगे हैं कि आखिर मसला क्या है, क्योंकि आप जो समझाना चाहते हो अब वो लोग समझने को तैयार नहीं है। और जहां तक रही बात, लोकतंत्र में वोट ही आपके हाथ में, वोट ही आपका अधिकार है। वोट सबका सुरक्षित हो, जो भी भारत के नागरिक हैं, और उनका वोट सुरक्षित ढंग से उनको जिसको देना चाहते हो उसको मिले, ऐसा प्रयास सभी सरकारों को करना चाहिए। भले कोई आज विपक्ष में है, कल को सरकार में होगा, कल को आज सरकार में है, कल को विपक्ष में होगा। आप इसको वाइस वर्सा पलट लीजिए। सरकार जब इंदिरा जी की नहीं रही, जब इंदिरा इज इंडिया का भी नारा था, तो वो अलग बात हो गई कि नॉन कांग्रेसी सरकार में मोदी जी उससे भी ज्यादा हाइट पे चीजों को लेके गए, चाहे मैंडेट की बात हो, चाहे बाकी चीजों को लेकर के हो। लेकिन मुद्दे, इससे पहले संविधान का मुद्दा था, संविधान के बाद फिर वोट बचाओ की बात है, और वोट बचाओ की बात डायलूट हो चुकी है। ये अभी चूंकि बिहार का चुनाव, बिहार के बाद बंगाल का चुनाव है, आप जैसे जैसे राज्यों के चुनाव आएंगे आप देख लीजिएगा कि वहां पे जो आम वोटर है उसको अपनी वोट की चिंता होने लगी है। और हमारे अपने कई जानने वाले लोग हैं जो बाहर रहते हैं, पर जिनका जहाँ पे वोट है वो BLO को फोन करके पता करते हैं कि आज हमारा देखना वोट तो नहीं चला गया। तो कम से कम राहुल की और तेजस्वी दोनों लोगों की इस यात्रा के जरिए लोग अपने वोट को लेकर के चिंतित हैं, सुरक्षित है या नहीं है। लेकिन जो भी अवैध तरीके से
देश में हैं, जी वो भी जिम्मेदारी अब भारतीय जनता पार्टी सरकार की बनती है, क्योंकि भाजपा आप दूसरे पर सवाल नहीं कर सकती है। आपकी 11-12 लगातार सरकार, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री है, उसके बाद भी अगर विदेशी यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं, रोहिंग्या हो या कोई और भी हो, हमें किसी उस व्यक्ति संप्रदाय में नहीं जाते, तो वो कैसे आ गए और कैसे रुके हुए? जो चुनाव आयोग है ना, जिसने कहा मनोज जी, चुनाव आयोग सबका है जी, हर पार्टी का है। तो जो विपक्ष जो मांग करती है उसको चुनाव आयोग को मेरे हिसाब से मान लेना चाहिए। और रही बात जो आपने कहा कि कोई पार्टी किसी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी, तो जैसे बहुजन समाज पार्टी बताइए, पूर्ण बहुमत की सरकार और 403 में से एक विधायक, वो भी लोग कहते हैं कि अपने दम पे नहीं है, नहीं, अपने दम पे है, हाँ ठीक बात है, पार्टी के दम पे नहीं नहीं है, हाँ उमाशंकर सिंह हाँ स्वयं के हैं, स्वयं के हैं। तो इसलिए बहुत किसी को भी किसी तरह का घमंड नहीं होना चाहिए। ये जनता है और कहते हैं जनता सब जानती है, सब जानते और जनता को ये भी जानती है कि ठीक है, जो भी सरकारें आई, जिन्होंने जो भी काम किया हो, ऐसा नहीं है कि भाई हर सरकार के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से की बातें होती है। जनता उन चीजों को समझती है, जानती भी है। लेकिन ये भी कटु सत्य है, ये भी सच्चाई जनता नहीं भूलती कि आज भारत देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं मोदी जी, आज से पहले वो बात नहीं थी। ये भी सच्चाई है। मनोज जी, जैसे बिहार में फर्स्ट टाइम वोटर है, वो किस मुद्दे पे जाएंगे, किस तरफ वोट कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? वो कौन सा मुद्दा लेकर आगे आ रहे हैं? हेमा, दरअसल जब आप सरकार में नहीं होते हो, विपक्ष होते हो, तब आपके मुद्दे, आपके विषय, आपके सवाल दूसरे होते हैं। पर जब आप सरकार में आ जाते हो, अब आपकी जवाबदेही तय होती है, तब आपके सवाल और आपका जवाब देने का तरीका बदल जाता है। बिहार ही नहीं, पूरे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको न तो प्रदेश समझने को तैयार है और न ही देश की राजनीति के बड़े लोग समझने को तैयार है। और ये जब से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब आ गई, बहुत सारी चीजें फायदे के लिए सरकारें नहीं करती थी। वो चाहे कभी रेलवे स्टेशन या रेलवे हो गया, कभी आपके बस हो गई, सरकारी बसें हो गई, ये फायदे के लिए नहीं चला जाती थी। ये चीजें होती थी जनहित के लिए। सरकारी नौकरियों में जो पेंशन योजना खत्म हुई, ओल्ड पेंशन योजना, जिसके लिए लोग एकदम बिल्कुल धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते हैं, आप उसका दूसरा पक्ष देखिए। अभी आज की जो आधुनिक पीढ़ी है, आधुनिक जो सोच विचार के लोग, उनको लगता है पेंशन क्यों दी जाए। हम लोगों ने ये देखा, चूंकि हम सब लोग गांव के परिवेश का रहने वाले हैं, उस पेंशन से 2 पीढ़ियां पल जाती हैं। कई जगह हमने देखा कि उनके नाती पोते उस पेंशन योजना से उनकी शिक्षा हो रही है। लेकिन सरकार अब इतना संवेदनशील होना क्यों बंद कर दी है, समझ में आएगा, देर से आएगा। और युवा सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन वो अलग दिशा में लग चुका है। घर की कामकाजी महिलाएं, बेरोजगार युवक, जिसको देश का भविष्य बनना है, वो रील बनाने में लगा है। और रील बनाने में नहीं लगा, वो बिल्कुल, अभी आप देखिए, चूंकि अक्टूबर का महीना आ रहा है, पूरा त्योहार का महीना है, वो व्यस्त हो जाएगा। मुझे इस बात में कोई बुराई नहीं है, जो जिस भी धर्म को मानते हैं उनको मानना चाहिए, भक्ति भी जरूरी है। लेकिन उस भक्ति में अगर आप 365 दिन बाकी चीजों में रहेंगे, जब आपको देश अपना देखिए, निर्माण कैसे होता है। अगर आप अपने परिवार का निर्माण करेंगे तो आपके ग्राम का होगा, ग्राम से आपके समाज का होगा, समाज से आपका देश का निर्माण होगा। तो बेरोजगारी से जो निर्माण की प्रक्रिया वो टूट रही, और इस पर गहन चिंतन की जरूरत है, इसमें सुधार की जरूरत है। नहीं तो लोग विदेश ज्यादा महफूज महसूस कर रहे हैं, ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले क्यों भारत की सैन्य शक्ति पर लोग भरोसा करते हैं? लोग कहा करते थे ना, जय जवान जय किसान। हमारे यहाँ गेहूं नहीं होता था, तब भी हम लोग चाइना से लड़े हैं और एक आह्वान पे सभी सैनिक बन गए थे। ये वो भारत देश है। तो इसलिए हेमा जी, मैं कहना चाहूंगा, जो युवा पीढ़ी है, खासकर 18 से 40, इनके बारे में सभी सरकारों को इनके पोटेंशियल को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। वो कैसे लगाएगी, ये इनको विचार करना पड़ेगा। और विश्व का सबसे युवा देश है भारत। जी नाहिद जी, कुछ कहेंगे? अशोक जी, आप कहेंगे? बिल्कुल, मनोज जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो देश के बेरोजगार है उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मनोज जी, हम एक बात ये भी कहेंगे कि जो ठेके पे नौकरी दी जा रही है जी, जो 15,000, 20,000, 25,000, ये खत्म होकर के, और जो पहले जैसी व्यवस्था थी वैसी सरकार करे तो बेरोजगारों के लिए ज्यादा अच्छा है, बेहतर है। तो जैसे प्रशांत किशोर जी को मास्टरमाइंड कहा गया,
और वो आज की राजनीति में अपनी खुद की पार्टी को लेकर आ गए। वो पहले ही बता देते थे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री या फिर किसकी पार्टी जीत रही है। तो आज के समय में जब उनकी खुद की पार्टी आ गई है तो क्या वो अपनी खुद की पार्टी की भविष्यवाणी कर पाए? हेमा जी, ये जरूरी नहीं जो अच्छा रणनीतिकार हो वो अच्छा नेता भी हो। ये आपने देखा होगा। ये जरूरी नहीं कि उनके कहने पे अगर कोई पार्टी सत्ता में आ जाती है या वो अपनी एक समाज में जगह बना लेती है, ये जरूरी नहीं वो खुद भी बहुत अच्छा नेता साबित हो। आप इतिहास उठाकर देखिए, जो बहुत अच्छे रणनीतिकार होते हैं, ये जरूरी नहीं कि वो चुनाव भी अच्छा जीत जाए या जनता उनके साथ हो। ये रणनीतिकार बेशक हो सकते हैं, इनके कहने पे जिनके पीछे ये थे, चाहे वो ममता बनर्जी हो जैसे कहा गया है, और मोदी जी हो या फिर राहुल जी हो, जीते लेकिन जनता उनके साथ थी। रणनीतिकार ये जो है तो उस चीज को बनाते थे कि क्या करना है, किस तरफ से चलना है, तब जनता उनके साथ थी। लेकिन ये खुद जब उस जगह उस पायदान पर खड़े होंगे तो ये जरूरी नहीं कि जनता इनके साथ खड़ी हो। क्या कह रहे हैं अशोक जी? नहीं, जैसे मैम कह रही थी वो सही कह रही है कि देखिए, रणनीतिकार होना और किसी पार्टी के लिए काम करना, ये दोनों अलग अलग विषय है। प्रशांत जी, एक तरह से सर्वे का काम उनका होता था। तो जैसे पहले वो करते थे कि कौन सी पार्टी में, किस जिले में, किस विधानसभा में किन किन जातियों के कितने वोटर हैं, और उस वहाँ किस जाति के यदि हम प्रत्याशी बनाएंगे तो उसको फायदा होगा। इस तरह की उनकी रणनीति काम करती थी। लेकिन उनकी पार्टी अभी पहली बार बनी है, पहली बार चुनाव लड़ी है, चुनाव लड़ रही है, तो इसमें उनको जो अपनी, और वो किसी जाति का वोट उनके पास नहीं है। जैसे वहाँ जितने भी दल हैं उनमें जाति का वोट है। जैसे मनोज जी ने बताया कि MY का RJD के पास है, बाकी जो भारतीय जनता पार्टी है और उनके साथ नीतीश जी हैं, तो सवर्ण और कुर्मी वहाँ बहुत बड़ी संख्या में है, तो उनके वोट हैं। तो अब उसमें अब वो कैसे क्या उनकी पहली बार ये देखने में आएगा कि उनकी रणनीति कितनी काम कर रही है। मनोज जी क्या कहेंगे आप? नहीं, ठीक बात है, लेकिन दरअसल प्रशांत किशोर जी के सामने एक बड़ा संकट आने वाला है हिमाजू, इस बात का कि इसी तरीके के आंदोलन और आंदोलन के जरिए नई राजनीति की परंपरा को स्थापित करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी का जिस तरह हश्र हुआ दिल्ली में, शराब घोटाले से लेकर के उसके मंत्री और मुख्यमंत्री तक जेल गए, तो इसका सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होने वाला है तो वो होगा प्रशांत किशोर को। उसके पीछे कारण क्या है कि बदलाव की बात, बदलाव की राजनीति और बदलाव का परिणाम, अन्ना के आंदोलन से खड़ी होने वाली पार्टी, अगर आप पीछे चले जाएं तो जिस समय आम आदमी पार्टी दिल्ली में बनी, चुनाव लड़े, शीला दीक्षित के काम में कोई कमी नहीं थी, शीला दीक्षित का काम बहुत अच्छा था। लेकिन एक दौर था घोटालों की, कलमाड़ी से लेकर के खेल घोटाले से लेकर के सारी बातों से, और वो एक वक्त था हिमा जी जब ये लगता था कि अन्ना इज इंडिया और इंडिया इज अन्ना। पूरे देश में ऐसे भावनाओं का माहौल हुआ, जबकि मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार छवि के प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो भी इस आंदोलन की राह में कहिए या इस आंदोलन के मॉब में बह गए। अब रही बात बिहार की, प्रशांत किशोर जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि पिछले 3-4 सालों में उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके जनसुराज पार्टी के जरिए गांव-गांव वो जगाने का प्रयास कर रहे हैं, बिहारी अस्मिता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार से लोग बाहर पलायन नहीं करें इसका वो वादा कर रहे हैं। पर उस वादे को लोग कितना समझते हैं, और अगर समझ भी गए तो पैरेलल कोई घटना दुर्घटना ये भारत देश से जल्दी कभी किसी चीज को भूलता नहीं है। तो दूसरी बात, बिहार की जो स्थिति है, जैसे अभी मैडम और अशोक भाई साहब दोनों लोग कह रहे थे, नेता भीड़ जुटाने वाला, जातिगत समीकरण का नेता, उसका अपना ट्रस्ट फैक्टर, ऐसा नहीं था कि प्रशांत किशोर अकेले थे जो मोदी जी को लेके आए। प्रशांत किशोर अकेले नहीं थे जो ममता बनर्जी या नीतीश कुमार को या चंद्रबाबू नायडू को रणनीति तैयार की, उनकी सबकी सरकारें बनी। हाँ, एक नई परंपरा भारत में लेकर के आए विदेश से कि चुनाव का प्रबंधन भी, चुनावी मैनेजमेंट भी, समीकरण भी, जाति वोट से लेकर सर्वे कराना,
ये एक नई बात थी जो प्रशांत किशोर लेके, आप उनकी खुद की बात को बिहार कितना समझ पाता है और उनके सामने खुद को देखिए। योगेंद्र जी को आप नहीं बोल सकती, हरियाणा से योगेंद्र यादव जी कम बुद्धिमान नहीं है। वो उनका सर्वे अगर आप देखिए हर चुनाव के बारे में या किसी घटना दुर्घटना में के जरिए, तो प्रशांत भूषण आप देखिए, मैं नाम ये सब ले रहा हूँ, ये सब ऐसे थिंक टैंक हैं जिनको मतलब लोग लगता था कि इनके सहयोग से जब कभी आम आदमी पार्टी बनेगी तो देश की दशा दिशा बदल जाएगी, और बारी बारी से सब केजरीवाल जी के साथ छोड़ के चले गए। और केजरीवाल का हस्र और अंत इतना बुरा हमने भी नहीं सोचा था। हमको भी लगा था कि आम आदमी पार्टी कुछ अलग करेगी, लेकिन घोटालों में पार्टी आकट डूबी रही, कई बड़े मंत्री जेल में रहे। तो पार्टी को चलाना इतना आसान काम नहीं। भारतीय जनता पार्टी 2-5 लोगों के, भाई अगर आप पुराने समय में जाए, जो जनता पार्टी थी, जनता पार्टी कांग्रेस की गठबंधन से के बाद भी उनके नेता रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ले लीजिए, लेकिन 2 से लेकर के 300 का आंकड़े पार करना और निरंतर बने रहना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती। तो कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वोट कटवा ये भी साबित हो सकते हैं। तो वहाँ वो जी आप सही कह रहे हैं कि अब देखिए क्या होगा। असल में वहाँ पे बिहार में 243 सीट विधानसभा की और 122 सीट जो पाएगा वो बहुमत की सरकार बना, और प्रशांत जी 150 सीटों पे बिल्कुल लग के कोशिश कर रहे हैं कि 150 सीट हम जीत लें, और 150 सीटों पे मेहनत भी कर रहे हैं वो। लेकिन वहां पे अब कौन सी जाति किसके पक्ष में जाएगी, क्योंकि देखिए जैसे यूपी है वैसे बिहार, और बिहार में चाहे कुछ भी हो, यादव जो है वो आरजेडी को ही देगा, मुस्लिम जो है आरजेडी को देगा, इस तरह। तो अब इन वोटों में प्रशांत जी कितना सेधमारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो सभी पार्टियां हैं, वो जो नए बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनको सभी बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। सभी लोग किसानों के लिए, क्योंकि किसान हर जाति में होते हैं, किसानों को फ्री बीज दिया जाए, उनको जो कृषि यंत्र फ्री में दिया जाए, इसकी बात कर रहे हैं। और ये सभी पार्टियां अपने घोषणा पत्र में इन सभी मुद्दों को लाएंगी। अब पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो 2020 में अक्टूबर-नवंबर में हुआ था, तो इस बार भी 2025 में अक्टूबर-नवंबर में भी ये चुनाव होगा, और चुनाव से पहले सबके घोषणा पत्र आए। उन घोषणा पत्र में भी देखना है कौन कौन किन मुद्दों की बात करता है। उस पर प्रशांत किशोर जी को भी युवा सोचेंगे कि क्या करना है, क्योंकि वहाँ पे इस समय युवा बड़ी संख्या में करता है। नहीं, लेकिन ये भी है ना अशोक जी कि अभी जैसे सरकार कह रही है कि अगर हमारी सरकार आती तो 1,000 रुपया जितने भी बेरोजगार हैं उनके अकाउंट में जाएगा, लेकिन उसके साथ आप ये भी तो सोचिए ना कि जनता इतने सालों से बेवकूफ बन रही थी, वो उस चीज को जान रही है, और उसने कहा कि हमें ये 1,000 रुपए का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमको रोजगार दीजिए। रोजगार तो चाहिए, मेन मुद्दा वही है। युवा काम करना चाहता है, भत्ता लेना नहीं चाहता है कि 1,000 रुपए में क्या होगा, इतनी महंगाई में क्या होगा 1,000 रुपया। 1,000 रुपए दे के आप कितने दिन खा लेंगे। जैसे कि युवा उठा रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा, वैसे नीतीश कुमार जी अपना एक नया पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, डोमिसाइल लिया, और उसके बाद उन्होंने फ्री बिजली का बिल पास किया। उस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे कि एक राजनीति का एक अच्छा उनका फैसला है? अब नीतीश कुमार जी का निर्णय जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया, तो उसको देख करके उनके उस मुद्दे पे सभी लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। उसी स्ट्रेटजी का उनका एक हिस्सा है जिसपे वो काम कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में स्ट्रेटजी काम कहाँ तक आएगी मनोज जी? हेमंत, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन देती हो, वहाँ पे 1,000 रुपये हो, 2,000 रुपये हो, 4,000 रुपये हो, बगल पड़ोसी राज्य में अगर देखिए मामा इसी बात पे महिलाओं के लिए, बहनों की योजनाओं को लेकर के, साइकिल योजना से लेकर बहुत सारी चीज़ें रही हैं। लेकिन ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि बिहार 3,60,000 करोड़ के कर्जों में पहले से डूबा हुआ है, और जब फ्री के फंडे दिए जाते हैं तो अंततः जनता को ही, अभी तक जितनी योजनाओं की बात तेजस्वी से लेकर के बाकी नीतीश कुमार से लेकर एनडीए या यूपीए के गठबंधन के नेता मंचों पे बोल रहे हैं, इससे सरकार बनते ही 2 लाख करोड़ का कर्जा के लिए बिहार तैयार रहे। दूसरी जहाँ तक बात रही फ्री के फंडे को लेकर के, इसको अपनाने को लेकर के, इस पर कैसे क्या होगा,
देखिए, अल्टीमेट भरना तो आपको ही है, जाना आपके जेब से है। भले बेटे को 1000 रुपये मिले तो उसका बाप दादा कहीं ना कहीं टैक्स रूप में से देगा, क्योंकि टैक्स पेयर के ही जेब से सारी चीज़ें जाती हैं। एक सवाल आपका बीच में और था प्रशांत किशोर के साथ बाकी, तो 243 सीटों के आंकड़े में मैं फिर कहना चाहूँगा, इस बार जो दल बदलू हैं, जो छोटे हैं, ये ज़्यादा बार्गेनिंग इसलिए करने की स्थिति में हो जाएंगे क्योंकि अब तक जितना भी चुनाव एनडीए लड़ी है वहाँ नीतीश के चेहरे पर लड़ी है, और नीतीश के चेहरे पर ही संशय है। न तो नीतीश के लोगों को भरोसा हो पा रहा, न एनडीए ये अपने मंच से ठोक कर कह रही कि चुनाव हम इन्हीं के नेतृत्व में या इनके बाद में मुख्यमंत्री यही बनेंगे, और नीतीश जी का चेहरा नहीं होने के बाद इसका असर एनडीए को फर्क पड़ेगा, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। जाति है जो जाति नहीं है, ये बात बिहार और यूपी में 100% लागू है। बातें कोई कितनी बड़ी हिम्मत से कर ले, वो भी दौर आप याद करिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अशोक जी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है केंद्र में, और पूरे देश में ओबीसी एससी के नेता जिनको मंत्री बनाया गया उनके पोस्टर और बैनर लगे, और मोदी जी लोकप्रिय प्रधानमंत्री होने के बावजूद इस बात की तारीफ उन्होंने सदन में की। तो इसका असर आपको चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, अभी तुम चुनाव के पहले की चर्चा कर रहे हैं, वो आपको बिहार में दिखेगा। नीतीश जी के बाद उनके जो बेटे हैं उनको कौन कौन स्वीकार करता है, ये भी पार्टी में ये भी देखना है। और पिछली सरकारों में नीतीश जी के जो बयान आए, जो उनके उम्र का उस पर असर दिखा, तो उसमें भी लोगों को लग रहा है कि अब ये राजनीति में अब ये सलाहकार की मुद्रा में हो सकते हैं, अब ये मुख्य भूमिका में नहीं हो सकते। तो मुख्य भूमिका में ना होना और उनके बेटे को स्वीकार करना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि पार्टी के लोग, क्योंकि पार्टी के अन्य लोग भी हैं जो पार्टी का झंडा पिछले कई दशक से ढो रहे हैं, वो भी चाहेंगे कि हम चेहरा बने। तो अब ये देखना है कि ये कैसे क्या होता है, उनके बेटे को स्वीकार करते हैं या नीतीश जी ही आते हैं। जिस तरह से बिहार में युवा राजनीति चल रही है, वैसे में चिराग पासवान जी अपनी क्या मतलब की भूमिका निभा रहे हैं? क्या वो युवाओं को अपने उसमें लहर में ला पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, चिराग पासवान जी युवा हैं और वो फिल्मों में भी रहे हैं। उनके पिताजी बड़े नेता थे, और वहाँ जो पासवान जाति है उस जाति के वोटर बहुत हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि SC ST सीटें आरक्षित मिला के करीब 40 सीटें हैं, 38+2, ST के लिए 2 है। तो उन सीटों पे इनका कितना रोल होता है, क्योंकि सुरक्षित सीटों पे तो सुरक्षित लोग लड़ते हैं। अब उसमें सवर्ण जिसके साथ जाएगा वो सीटें वो जीतेगी। तो युवा तो है उनके साथ, अब कितने हैं ये चुनाव में देखने को मिलेगा। और जो लोक जनशक्ति पार्टी उनकी पार्टी है, उस पार्टी के लोग भी चिराग का चेहरा आगे करके और चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चाहते हैं कि युवा उनके साथ जुड़े और उसका उनको फल मिले। चिराग पासवान की युवा नीति क्या बिहार में नई लहर ला पाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, जो सपना पूरी जिंदगी पूरी राजनीति में चरप एक समय था कि जब रामविलास पासवान देश में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले सांसद हुए, बहुत लोकप्रिय नेता रहे, लेकिन उनका वो सपना नहीं पूरा हुआ कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार के बन पाते। केंद्र में हमेशा मंत्री रहे। उसके बावजूद 2019 का जो चुनाव परिणाम आता है, वो 2019 से 2024 के बीच में चिराग पासवान बहुत संकट से गुजर रहे थे। उनके चाचा के हाथ में मंत्री थे, संगठन चला गया था, और एक वक्त ऐसा आया कि लगता है कि अब ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2024 के चुनाव, उस 5 साल के बीच में चिराग ने अपने आप को साबित किया कि नहीं, वो रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी का असली उत्तराधिकारी वही हैं। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, हेमा जी, बात बताना चाहूँगा आपको, अगर कांग्रेस का समर्थन वामपंथी कर सकते हैं, महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो सकता है, राहुल अखिलेश मिल सकते हैं, अखिलेश और मायावती मिल सकते हैं, तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई किसी के साथ जा सकता है और कहीं भी जा सकता है। रामविलास पासवान का जो सपना नहीं पूरा हुआ, चुनाव परिणाम बाद क्या होता उसकी भविष्यवाणी हम नहीं करते, पर एक बात आपको बता दें कि चिराग पासवान जी संख्या के आधार पर
और आपने कई बार देखा भी होगा, उनके बारे में चर्चा भी होती है कि अगर वक्त आया और मौका आया, उन्होंने अपने कई रैलियों में चुनौती भी दी कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। तो 243 सीटों पर लड़ने का मतलब कि आप एनडीए के गठबंधन में आप केंद्र मंत्री भी हैं, आपके समर्थन से सरकार भी चल रही है, और आप यहाँ 243 लड़ेंगे, जबकि आपको पता है कि आपके वहाँ पे नेता नीतीश कुमार हैं, उसके बाद आपकी पार्टी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है, आप तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं। तो ये मैसेज दिया जा रहा है कि चुनाव बाद स्थितियां कुछ भी हो सकती है, और ऐसा नहीं है। वैचारिक रूप से लालू यादव और रामविलास पासवान और नीतीश कुमार तीनों एक ही जगह के निकले हुए लोग हैं, एक ही विचारधारा के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये सब संख्या तय करेगी। ये तो बहुत प्रीमेच्योर जवाब हो रहा है, लेकिन कोई किसी के साथ जा सकता है, कोई किसी के साथ सरकार बना सकता है, लेकिन इनके दोनों हाथ में लड्डू हैं। केंद्र तो मंत्री है ही हैं, और बेहतर अगर इनको जनता ने, लोकतंत्र ने वहां मौका दिया तो ये मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। और जब एक सीट, मधु कोड़ा की इतिहास मत भूलिए आप लोग, झारखंड में अकेला निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री भी रहा है। जी नहीं, बिल्कुल सही कहा। जैसे आपने बताया कि जो चिराग पासवान है, वो उनको जैसे उनके घर में, परिवार में रामविलास पासवान जी के न रहने पे जो पार्टी पे अधिकार की बात हुई, तो ये मोदी जी ने ही चिराग पासवान को घटक में लिया अपने संगठन में, तभी उनको उनके लोग उनके साथ हुए। यदि उस समय भाजपा उनके साथ न होती और अपने गठबंधन में न लेती, तो चिराग पासवान की जो आज स्थिति है वो न रहती। लेकिन ये जरूरी नहीं कि रामविलास पासवान जी जो थे उससे बेहतर उनकी जो ये पासवान जी ने अपनी जगह नहीं बनाई है। वो बहुत बड़े नेता थे। नहीं, बड़े नेता तो बिल्कुल थे। अब आज ये फिल्मों में रहे हैं, युवा हैं, मंत्री हैं, तो युवा उनके साथ हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मनोज जी ने कहा कि उनको 243 सीटें चाहिए, जैसा आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, बीजेपी सरकार उन्हें दे कहाँ रही है। नहीं, देखिए, जो घटक दल होते हैं, यहीं पे देखिए अपने उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी है, ये इनके राजभर अनुप्रिया जी हुई, तो इनको मिलना 2 होता है, तो 20 की बात करते हैं। ये लोग उसका फायदा उठा रहे हैं कि भाई हम आपसे जुड़े हैं, तभी आपकी सरकार है, तो हमको इतनी सीटें दीजिए। इनसे आप अलग से बात करिए, किसी भी से अलग से बात करिए, तो ये कहते हैं कि यदि हम तोप का लाइसेंस मांगेंगे तो मुझे बंदूक मिलेगी। जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर आपको ख्वाहिश है कार चलाने की या कार खरीदने की, तो आप जहाज की वो रखिए। तो वही है, ये जो चिराग पासवान है, ये तोप का लाइसेंस मांग रहे हैं। बंदूक तो मिल ही जाएगी। बिहार की राजनीति में मीडिया और सोशल मीडिया का कितना रोल? हेमा जी, दरअसल ये हम सब जब 95 में 20, चूँकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट थे, जो 95 में हम लोग पढ़ने गए, तो वहाँ पर कहा जाता था कि 15 साल बाद, 20 साल बाद वो भी समय आएगा जब आप लोग ऐसा यंत्र आएगा जिसमें आमने सामने दूर रहते हुए भी देख के बात करेंगे। और वो इतना प्रभावी हुआ कि वो बिहार क्या, मुझे ये लगता है कि मेट्रो सिटी में रहने वाले लोग अपने मोबाइल को या सोशल प्लेटफॉर्म को समय कम देते हैं। जामताड़ा आपने देखा होगा, जामताड़ा झारखंड का सबसे इंटीरियर इलाका है और सबसे ज़्यादा साइबर अपराध वहीं से होता है। ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि किसका कितना असर हो सकता है। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है, मेन मीडिया, जैसे वाले अखबार की बात कर लें, प्रिंट की बात कर लें, इसका आने के टाइमिंग सुबह का है और विश्वसनीयता इसकी ज़्यादा बेहतर है। टीवी चैनल अब लोगों के मोबाइल में आ गए हैं, और उससे ज़्यादा 24/7 जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो आपको त्वरित खबरें देख रहे हैं, इसका असर भी हो, फायदा भी हो और इसका नुकसान भी है। उदाहरण के तौर पे जो चीज़ें आप छुपाना चाहते हैं, कुछ छुपता उपता नहीं है। सेकेंडों में इतने प्लेटफॉर्म आ गए कि पूरी दुनिया में चीज़ें वायरल हो जाती हैं। डब्बू अंकल का डांस, गोविंदा की कॉपी रातों रात करोड़ों लोग देख लेते हैं। एक साउथ इंडियन की फिल्म स्टार की बेटी
आंख मारती है उसको करोड़ों युवा उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ताकत है सोशल मीडिया की। और बिहार में फिर कहना चाहूँ तो आप बिहार के बारे में देखिए, बिहार का बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस राज्य से सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, नौकरशाह, IAS और IPS, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी राज्यों में अगर आप जाके देखें, चूंकि मेरा 13 राज्यों में काम करने का अनुभव है, तो वहां पर बिहार के ही लोग हैं जो वहां पे DG होंगे, लॉ एंड ऑर्डर होंगे, जो कमिश्नर होंगे, वहां पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे। उसके बावजूद बिहार पिछड़ा है, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। अब आप कह रही बात मूल प्रश्न की कि मीडिया की क्या भूमिका होगी। देखिए, गोदी मीडिया से लेके मोदी मीडिया से लेके बहुत सारी चीज़ें हम लोग रोजाना सुनते हैं, देखते हैं। वॉइस का हमको आरोप लगता है, जो विपक्ष में होता है वो 100 बार कहता है आप सरकार की बात करते। हम सूचना देने मात्र के संसाधन हैं, और इसमें हम अच्छा सही देंगे हमारी तारीफ होगी, बुरा देंगे तो पूरे समाज की बेइज्जती होगी। बायस होता है आदमी का नजरिया। विपक्ष भी जब सत्ता में आता है तो हम उसके लिए हम खबरें करते हैं। अब खबरें हम वही करेंगे जो खबरें हमको मिलेंगी, हम खबरें बनाएंगे नहीं। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि आरोप प्रत्यारोप कितना भी कर लें, अब जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये कुछ छुपने नहीं देते हैं। अगर टीवी चैनल झूठ बोलता है उससे 1000 गुना पहले, लाखों गुना या करोड़ों लोग, हर हाथ में मोबाइल है और सभी आज की डेट में पत्रकार हैं। प्रिंट मीडिया की सच्चाई 12 घंटे 24 घंटे बाद आती है, तब तक समीक्षा होते होते लोग जेल में भी चले जाते हैं ऐसे से बहुत सारे अपराधों में, और जो चीज़ आप रोकना चाहते हो रुकती नहीं है। तो चुनावी समीकरण में अब मीडिया की भूमिका भी 24/7 उसी तरीके से है जिस तरीके से नेता कार्य कर रहे हैं, पार्टियां काम कर रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोशल मीडिया की भूमिका तो हो गई है, क्योंकि आप देखिए जहाँ पे 4 लोग बात कर रहे हो, वो चारों के हाथ में बात तो होती है लेकिन फोन होता है, वो देखते रहते हैं कहाँ क्या चल रहा है। और जैसा मनोज जी ने बताया कि ये वो अभी देखिए कुंभ में एक माला बेचने वाली लड़की रातों रात कहाँ पहुंच गई, बिल्कुल सही, मतलब उसका ग्राफ बढ़ गया। तो इस मीडिया की भूमिका तो है। अब देखिए सभी जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी ने एक विंग बना दिया है सोशल मीडिया का। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कहीं 100-50 लोग हमेशा काम करते हैं, तो इसकी भूमिका तो रहेगी और आगे भी रहेगी। मुझे मैं दोनों आदमी से सहमत हूँ। अभी आपने देखा होगा जैसे मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, नेशनल चैनल जितने भी हैं, जो खबरें वो नहीं दिखा पाते या जो नहीं दिखाते हैं, आप सोचते रहिएगा और पूरी हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर भी वो वायरल हो जाती है। ठीक है, जिसको आप छिपाना चाहते हैं कि नहीं ये जनता में नहीं जानी चाहिए, वो भी आप मतलब हर जगह, आप कमरे में बैठे हो, समाज में हो, शॉप पर हो, मार्केट में हो, कहीं पर भी हो, वो फौरन वायरल हो जाता है। कहीं अगर आपको एक छींक भी आई है तो सोशल मीडिया पे पूरे, क्योंकि हर जगह कौन रिकॉर्ड कर रहा है, कहीं पे भी कोई बात हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, किसके हाथ में मोबाइल है, कौन रिकॉर्ड कर रहा है, वो थोड़ा सा हट के रिकॉर्ड फौरन जो तो वायरल कर देता है। तो इसमें गोदी मीडिया या मोदी मीडिया तो वो बाद में आएगी, सोशल मीडिया आपको पहले ही फेमस कर देता है। बात सोशल मीडिया की हो रही है तो इस समय सोशल मीडिया पे सबसे वायरल न्यूज, 1 रुपए में 33 साल के लिए 1000 स्क्वायर फीट की जमीन दे देना, और उससे क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है, और 10 लाख पेड़ों का कटना क्या सही है? क्या ये राजनीति में कोई इस पर क्वेश्चन उठाएगा? विपक्ष पक्ष कोई भी इस पे आकर बोलेगा? मुझे देखिए, एक बहुत मेरे ख्याल से आज से 25-26 साल पहले की बात है या 20-22 साल पहले की बात है। अशोक जी इस बात को रूबरू हुए हैं। उनके उत्तर प्रदेश में बिल पेश हुआ, अमर सिंह उसके बहुत बड़े द्योतक रहे, और 1 रुपए प्रति एकड़ या 1 रुपए की लीज पर 99 साल की ज़मीन अनिल अंबानी को भी दादरी प्रोजेक्ट में और NCR में दी गई। सरकारों को बहुत सारे अधिकार होते हैं, पूर्ण बहुमत की सरकारों को बहुत सारे अधिकार होते हैं। सही क्या है गलत क्या है ये समय तय करता है और उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन जिस मसले की आप बात कर रही हैं, लाखों पेड़ों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अगर हम इसको पर्यावरण के हिसाब से देखें, ऑक्सीजन के लेवल पे देखें, जनमानस के हिसाब से देखें, और आज जो ज़मीन का रेट है अगर उस हिसाब से देखेंगे तो ये बेईमानी है लोकतंत्र के साथ में, जनमानस के साथ में और आम आदमी के साथ में। लेकिन जो लोग इस आरोप को लगा रहे हैं, भूपेश बघेल सरकार थी तो सबसे ज़्यादा अडानी ने काम किया कहाँ? छत्तीसगढ़ में।
अभी सोरेन बंधु की सरकार है झारखंड में, तो सोरेन मतलब झारखंड से बिजली उत्पादन कर करके अडानी लेके कहाँ जा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं आपको बांग्लादेश में। तो खबर तो आप सूचित कर रहे हैं, खबरों के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन इस 1 लाख 10 लाख पेड़ों के पीछे उस 1 रुपये या 1033 साल की समय सीमा में कहाँ, चूंकि भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई लाख एकड़ जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं और उस बंजर जमीनों का कोई भी व्यवसायीकरण करने के लिए किसी को कोई तैयार नहीं है। तो मैं प्रथम दृष्टया तो मैं यही कहूंगा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। एक पेड़ को लगाने में और उसको उस लेवल पे ला करके ठीक करने में वो जनमानस को फायदा पहुंचाए बहुत लंबा समय लगता है, उस निगाह से गलत है। जमीन बंजर है नहीं है, उसका क्या उपयोग है वो सरकार और को बेहतर देख सकते हैं, जो आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा ये इस तरीके की चीज़ें अगर किसी उद्योगपति को और किसी घराने को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है तो इसका नुकसान सीधे सीधे जनमानस का है। सरकारें आती जाती रहेंगी, इसकी भरपाई जनता ही करती है और जनता हमेशा सरकार के निर्णय की भरपाई की है। आगे हम लोग इसको भुगतने को तैयार रहें। जैसे 10 लाख पेड़ों की कटाई होगी उससे पर्यावरण पे असर पड़ेगा और उससे जो आम जनता झेली, जैसे बाढ़ का भी मुद्दा हमने इस पे रखा, फिर से वही हमारे जैसे कि हमें बाढ़ पे काम करना चाहिए, सरकार आने वाली पे यही उम्मीद रखते हैं कि वो काम करेगी, लेकिन अगर हमारी आने वाली सरकार फिर से 10 लाख पेड़ कटवाती है, फिर से बिहार प्रभावित होता है बाढ़ जैसे उससे, तो क्या कहेंगे आप? इस पे काम करना चाहिए। देखिए, पेड़ तो किसी कीमत पे नहीं कटने चाहिए। पेड़ तो हम नदियों किनारे, सड़कों के किनारे लगाने की बात करते हैं, पेड़ काटने की बात तो होनी नहीं चाहिए। और यदि किसी को लाभ पहुंचाने के लिए यदि ये कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। पेड़ नहीं कटने चाहिए और सरकार जो चाहती है वो फायदा पहुंचाने के लिए करती है। पिछली यूपी की सरकार में कुछ फैक्ट्रियों को बंद करके और उसको एक व्यक्ति को वो फैक्ट्री दी गई, तो वो उस कीमत पे दी गई जितनी कीमत पे उस फैक्ट्री का कबाड़ ही था। यदि वो कबाड़ ही केवल बेच लेता तो उसी कीमत पे उसको पूरी फैक्ट्री दी गई। तो इस तरह जो फायदे देने चाहते हो देते ही हैं, लेकिन ये पेड़ काट करके, पेड़ कटवा करके ये ठीक नहीं है। और जो आपने बाढ़ की बात कही, वो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो नदियों को जोड़ने की बात उन्होंने कही। तो यदि उनका कहना था कि यदि नदी जोड़ने एक दूसरे से जोड़ दी जाएगी तो बाढ़ नहीं आएगा, उस पर काम नहीं हुआ जो आज बाढ़ आ रहे हैं। और जो पेड़ कटने के बाद आप देख रहे हैं कि अभी सितंबर में भी इतनी बारिशें हो रही हैं, कहीं बादल फट रहा है। तो इस तरह की समस्याएं पेड़ कटेगी तो आएगी, तो पेड़ तो नहीं कटने चाहिए। मैं अशोक जी और मनोज जी की बात से सहमत हूँ। मैं भी ये कहना चाह रही थी कि आज जो पर्यावरण पे इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, जगह जगह बादल फट रहे हैं, पूरे मुझे लगता है उत्तराखंड और उत्तरांचल में जिस तरह से बाढ़ आई है, एक टाइम के बाद मुझे लगता है वो नक्शे से ही गायब हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो पेड़ काटना है ये सब बहुत बड़ी वजह है। दूसरी चीज, मनोज जी ने कहा कि न जाने कि इतने एकड़ जमीन जो बंजर पड़ी है, तो अगर सरकार 1 रुपए के हिसाब से दे रही है तो वो बंजर भूमि को देना, बंजर भूमि को दे, वहां पर वर्क हो ताकि बेरोजगारों को रोजी मिले। जैसा कि सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि वहां पे 10 लाख पेड़ है। और दूसरी चीज कि उनको उनकी जमीन का मुआवजा भी नहीं ठीक से दिया गया है। भाई, आदमी जमीन क्यों खरीदता है? इसीलिए खरीदता है कि वक्त पड़ने पर हमको इसका सही कीमत मिल सके। अगर सही कीमत ही नहीं मिलेगी, औने पौने दाम में किसी एक शख्स को आप फायदा पहुंचा रहे, ये गलत है। और पेड़ काटना तो सरासर गलत है। पेड़ फिर लग क्यों रहा है? अगर हम अभी पेड़ लगा रहे हैं, 10 साल के बाद जब ये बड़ा हो जाएगा, जिससे पर्यावरण थोड़ा सा सुधरेगा, पता चला कोई सरकार आए, वो अपने दोस्त और अपने जानने वाले को पूरी जमीन दे दे, फिर वो काटेंगे, तो ये चीज चलता रहेगा, ये गलत है। मनोज जी, आप कुछ कहेंगे? हेमा जी, मैंने कहा ना कि सरकारें निर्णय लेती हैं, गलत हो सही हो, पर हम सवाल कर सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं।
बिहार जैसे प्रदेश के लिए, बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश, अभी भी उसकी गिनती पिछड़े ही पन में ही होती है। उसके बगल में झारखंड है, उससे जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बगल में आपको उड़ीसा देखिए। इन प्रदेशों की अगर खनिज भूमि और खनिज संपदा को देख लें तो अब बहुत अपरंपार है, लेकिन ये सीमित संसाधनों तक, सीमित लोगों तक सीमित है, इसलिए उसका नाजायज इस्तेमाल होता रहा है। अगर जैसे देखिए, देने को तो बहुत सारे एयरपोर्ट दे दिएगा अडानी को, मैं खुल के बात करूंगा, अडानी जी ने वहाँ पे एक ईंट भी नहीं रखी होगी। लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर के बहुत सारे एयरपोर्ट 40 साल 50 साल के लीज पर उनको दे दिया गया। ये सरकार के उन ऊपर मेहरबानी, और अडानी को लेकर के सरकार की किरकिरी देश में नहीं हो रही है बल्कि विदेशों में भी हो रही है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि ट्रंप को लेकर के बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे सवाल इस तरीके के आए, और हमेशा मोदी जी के संबंध सदन में, आप अगर सदन के नेताओं में चर्चा देखें तो चाहे वो संजय सिंह आम आदमी पार्टी से हो, चाहे वो राहुल जी हो, अखिलेश यादव हो, या विपक्ष के सभी नेता अडानी को लेकर के ये सवाल उठाते हैं। लेकिन उन्हीं नेताओं से मेरा एक सवाल है, मैंने उस बात को आपसे कहा भी था कि अगर अडानी की कंपनी और अडानी के नेता, अडानी स्वयं उतने ही बुरे हैं, तो फिर आपकी जहां सरकार है, आप उनके साथ व्यवसायिक संबंध क्यों कर रहे हैं? झारखंड में बीजेपी सरकार नहीं है, अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार है, लेकिन इससे पहले नहीं थी जब उनको वहां पर काम करने का मौका दिया गया। इसीलिए सरकारें जब सरकार में होती हैं उनका चलाने का चश्मा दूसरा होता है, जब विपक्ष में होते हैं तब उनका चलाने का चश्मा दूसरा होता है। इस जमीन को लेकर के मैं अशोक भाई साहब के और मैडम के दोनों लोगों की बात से सहमत हूँ कि एक पेड़ लगाना सरकार का आह्वान होता है। करोड़ों पेड़ इसी प्रदेश में लगाए जाते हैं, और अगले साल अगर उसी पेड़ को देखा जाए तो नदारत रहते हैं। पिछले 25 सालों में अगर हम उत्तर प्रदेश के पेड़ों की संख्या कर लें तो 150 से करोड़ से कम के पेड़ नहीं लगाए गए। अब ये देखिए जिंदा कितने हैं, 10 लाख पेड़, 11 लाख पेड़ जो हमारे आपकी जुबान पे खबरों में आ रहे हैं, मुझे लगता है कई सौ वर्षों में वो तैयार हुए होंगे। बिल्कुल। और वो उस पेड़ के एक लाभ नहीं है, उस पेड़ का, भाई थोड़ा उदाहरण दूंगा आपको। चेरापूंजी जब लोग बचपन में होते थे, चेरापूंजी बारिश के लिए जाना जाता था, और होता था दुनिया में या एशिया में सबसे ज्यादा बारिश वहीं होती है। एक समय आया जब वहां बारिश होना बंद हो गई, वो तीसरे चौथे नंबर पे आ गया। वहां की सरकार ने इनिशिएटिव लिया, वो जगह मेरी देखी हुई है, और उन्होंने पिछले 5-10 सालों में, 15 सालों में मेहनत की, वहाँ दोबारा पेड़ उन्होंने लगाए, और पुनः बारिश का वही सिलसिला वहाँ चालू हुआ, और एशिया का सबसे खूबसूरत गांव भी हुए जहाँ प्रधानमंत्री जी आज से 7-8 साल पहले गए हुए थे। तो मेरा ये कहने का है कि इस तरह के औद्योगिक समझौतों पे और अपने ऊपर मेहरबानी पर जो चीज़ें लुटाई जा रही हैं, सरकार उसे नहीं करे, वरना सरकारें जाएंगी लेकिन जनता को बहुत परेशानी होगी। तो ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। अडानी को लाभ पहुंचाना है, पहुंचा ही रहे हैं, और जगह पहुंचा दें, पर कम से कम प्राकृतिक संपदा के साथ खिलवाड़ नहीं करें, ये बेहतर है। आने वाली पीढ़ी उसको भुगतेगी। पेड़ काटने से बताइए कि 50 डिग्री तक तापमान पहुंच जा रहा है, गर्मी इतनी हो जा रही है, तो पेड़ से ही तो राहत होगी। हाँ, पशु, और उसकी वजह से जब गर्मी बढ़ रही है तो लोगों के यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चीजें बढ़ रही हैं, उसकी गैस जब बाहर ऊपर जा रही है तो वो भी तो पॉल्यूटेड हो रही है ना, उसकी वजह से ऊपर का जो वातावरण गर्म हो रहा है, फिर उसी वजह से बादल फट रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी से हम लोग नहीं, आने वाली पीढ़ी इसको भुगतेगी। इसलिए अगर पेड़ लगवा रहे हैं तो पेड़ को उसको बचाइए भी, जो पहले लगे हुए। पृथ्वी बचाना है तो पेड़ लगाना है, पृथ्वी बचाना है तो पेड़ लगाना है, बिल्कुल सही। तो दोस्तों, ये थे आज के सबसे अहम और मुद्दे में आने वाले बिहार के चुनाव के सवाल। तो आज की चर्चा में हमने ये देखा कि ये जो राजनीति है सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के युवाओं पर, हमारी सामाजिक बदलाव पर भी है। और हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आज की इस चर्चा में आपको किस मुद्दे पर कौन सा ऐसा प्रश्न है जो आपको लगा कि हाँ, ये हमारे बिहार की राजनीति में एक अहम है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और एक संदेश के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।